वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 2025 के G20 जोहान्सबर्ग समिट की। ये समिट ऑफिशियली खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद जो माहौल बना है, जो ट्रेडिशन टूटे हैं, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स चेंज हुई है, वो आने वाले कई सालों के लिए रोड मैप तैयार कर देगी। और सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप ने बॉयकॉट क्यों किया? किन वजहों से उन्होंने साउथ अफ्रीका को डायरेक्ट टारगेट बनाया और इंडिया को इससे कितना फायदा मिला? चलिए शुरू करते हैं साफ और बैलेंस तरीके से। सबसे पहले, समिट वैसे तो सालों से ग्लोबल कोऑपरेशन का एक स्टेज माना जाता है, लेकिन इस बार शुरू से ही ऐसी चीज़ें नॉर्मल नहीं थी कि आगे काफ़ी चीज़ें सुनने को भी मिली इसमें। और G20 की एक पुरानी ट्रेडिशन है कि सभी मेजर लीडर्स फिजिकली अटेंड करते हैं, क्योंकि ये जो स्टेज है सिर्फ स्पीचेस नहीं बल्कि बैक स्टेज डिस्कशंस, बायलैटरल मीटिंग्स और जॉइंट स्ट्रेटजी बनाने के लिए माना जाता है। लेकिन इस साल ये ट्रेडिशन लिटरली टूट गया। सबसे पहला शॉक आया जब ट्रंप ने घोषणा की कि यूएसए इस साल G20 समिट को बायकॉट करेगा। उन्होंने इसे टोटल डिस्ग्रेस कहा। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये ऐसी क्या बात होगी कि यूएस जैसे देश G20 को ही इग्नोर कर रहे हैं? तो ट्रंप का पूरा साउथ अफ्रीका वाला एंगल यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने खुलकर कहा कि साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट एलिजिडली वाइट अफ्रीकन्स के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट कर रही है, जैसे लैंड सीजर्स, डिस्क्रिमिनेशन एटसेट्रा। ट्रंप इसे अपनी कोर पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं, क्योंकि उनके बेस वोटर्स में साउथ अफ्रीकन वाइट कम्युनिटी के लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं, खासकर यूएस के कुछ स्टेट्स में। ट्रंप ने कहा कि वो किसी ऐसे देश को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं देंगे जिसे वो ह्यूमन राइट्स वायलेटर्स मानते हैं। अब ये बात सही है या गलत, ये डिबेट का ऑब्वियसली मुद्दा है, लेकिन जियोपॉलिटिकली इससे G20 को बड़ा जोल्ट लगा। तो इसके बाद दूसरा बड़ा नो शो आया चाइना की तरफ से। प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग समिट में उनका वो आए नहीं, वहाँ पे उनका ऑफिशियल रीज़न डोमेस्टिक कमिटमेंट बताया गया था, लेकिन असली रीज़न ताइवान टेंशन, साउथ अफ्रीका की अफ्रीकन यूनियन अलाइनमेंट और ग्लोबल ब्लॉक्स का शिफ्टिंग बैलेंस माना जा रहा है। चाइना के नहीं आने से मैसेज गया कि बीजिंग इस साल की G20 डिक्लेरेशन से फुली कंफर्टेबल नहीं था। तीसरा नो शो हमेशा प्रेडिक्टेबल होता है, रशिया के व्लादिमीर पुतिन आईसीसी अरेस्ट वारंट की वजह, जो वो एक्चुअली वो किसी ऐसे देश में कदम नहीं रख सकते जहां उन्हें पकड़े जाने का रिस्क हो। इसलिए रशिया की रिप्रेजेंटेशन लोअर लेवल डेलीगेशन ने संभाल ली। अब आता है बड़ा क्वेश्चन, जब दुनिया के तीन सबसे पावरफुल प्लेयर यूएस, चाइना, रशिया ही वहां पे प्रेजेंट नहीं थे, तो समिट प्रैक्टिकली कैसे चला? यहीं पर इंडिया, जापान और यूरोपियन यूनियंस के जो देश हैं, अफ्रीकन ब्लॉक और मिडिल ईस्ट पावर और इसके अलावा लैटिन अमेरिका ने समिट को आगे बढ़ाया। सरप्राइजिंगली समिट के एंड में एक लीडर्स डेक्लेरेशन अडॉप्ट की गई बिना यूएस के, और ये अपने आप में एक ह्यूज डिप्लोमेटिक माइलस्टोन है, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा बहुत रेयर है कि डिक्लेरेशन बिना यूएस के भी पास हो जाए। इसे बहुत से एनालिस्ट ने एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट कहा है, और एक चीज कि दुनिया अब पूरी तरह यूएस डिफाइंड नहीं रही। अब बात करते हैं उस चीज पर जो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो इंडिया ने इस समिट में तीन की गेम्स यहाँ पे हासिल की है। नंबर वन, ग्लोबल साउथ लीडरशिप स्ट्रेंथन। तो इसमें इंडिया अब सिर्फ इमरजेंसी इकोनॉमी नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की सबसे स्टेबल और रिलायबल आवाज बनकर उभरा है। जब यूएस, चाइना और रशिया इमेज से बाहर हो गए, तो समिट की नैरेटिव इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और साउथ अरेबिया जैसे देशों ने सेट की। दूसरा है क्लाइमेट फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डेवलपमेंट कोऑपरेशन में इंडिया की बात सुनी गई।
इंडिया ने साफ कहा कि क्लाइमेट ट्रांजिशन तभी पॉसिबल है जब डेवलप्ड नेशन फंड और टेक्नोलॉजी दें। इस बार डेवलप्ड नेशन ने इस पर ज़्यादा अपोज नहीं किया क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर तो प्रेजेंट देशों की की तरफ जो टिल्ट हो रहा था इसी वजह से। तो तीसरा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया ट्राइलेटरल पार्टनरशिप। ये समिट का सबसे कम डिस्कशन और सबसे इम्पोर्टेंट एंगल है यहाँ पे। तो ऑस्ट्रेलिया कनाडा और इंडिया तीनों डेमोक्रेसीज इंडो पैसिफिक में एक्टिव क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में पार्टनर और टेक्नोलॉजी कॉरिडोर बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। इस ट्राइलेटरल पार्टनरशिप के 3 पिलर्स सामने आए हैं। स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी कॉपरेशन जिसमें एआई साइबर सिक्योरिटी स्पेस सेमीकंडक्टर्स वगैरह आते हैं। दूसरा क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर जैसे इसमें लिथियम कोबाल्ट रेयर अर्थ मिनरल जैसे, ताकि चाइना पर डिपेंडेंसी जो है कम हो सके। और तीसरा जो आया था इसमें वो है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन। इसे क्वाडलाइट वर्जन भी कहा जा सकता है। तो ये पार्टनरशिप इंडिया को सिर्फ इकोनॉमिक नहीं स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी देती है क्योंकि कनाडा के पास मिनरल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास लॉजिस्टिक्स और इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन पावर। अब बात करते हैं समिट में साउथ अफ्रीका के कंट्रोवर्सीज की। ट्रंप का बायकॉट सिर्फ वाइट अफ्रीकन इशू तक वहां पे लिमिटेड नहीं था। साउथ अफ्रीका ने पिछले कई महीनों से ब्रिक्स को एग्रेसिवली पुश किया और कुछ एनालिसिस के हिसाब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि साउथ अफ्रीका ओपनली यूएस मॉडल गवर्नेंस को चैलेंज कर रहा है। इसी वजह से ट्रंप ने मैसेज दिया कि अगर आप यूएस की बात नहीं सुनेंगे तो हम भी आपके इवेंट्स में नहीं आएंगे। जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया ने इस इशू पर कोई ऐसी साइड नहीं ली इसमें। यह इंडिया की एक क्लासिक स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी पॉलिसी है, किसी एक ब्लॉक में पूरी तरह नहीं जाना। इंडिया ने हमेशा की तरह ही डायलॉग स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन का मैसेज दिया है। समिट के दौरान वैसे ग्लोबल मीडिया ने इसे फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड समिट का, लेकिन साइमल्टेनियसली कई देशों ने ये भी माना कि अगर कोई इस फ्रैक्चर्ड एनवायरनमेंट में बैलेंस ला सकता है तो वो है इंडिया। इसकी वजह सिंपल है, इंडिया सभी देशों के साथ काम कर रहा है, यूएस के साथ भी, चाइना के साथ भी, अफ्रीका के साथ भी, मिडिल ईस्ट के साथ भी। एक और मेजर हाईलाइट रहा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट को इस बार ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिला और इंडिया ने ओपनली अफ्रीका को सपोर्ट किया, जो लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिक्स में इंडिया को अफ्रीका में बड़ा गुडविल देता है। अब बात कर लेते हैं इस समिट का रियल टेकअवे क्या है। दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, चाइना हमेशा हर जगह बैठकर डिक्टेट नहीं कर सकता, रशिया आइसोलेटेड है, और ऐसे माहौल में इंडिया के लिए एक परफेक्ट जियोपॉलिटिकल कॉरिडोर खुल रहा है। और हाँ, साउथ अफ्रीका वाले इश्यूज से यूएस अफ्रीका रिलेशन और टेंस होंगे, लेकिन इंडिया इस गैप को भी फिल कर सकता है, स्पेशली ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल पब्लिक गुड्स की मदद से। एंड में मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस साल का G20 हमें रिमाइंड करता है कि जियोपॉलिटिक्स हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं होती, ट्रेडिशंस टूटते हैं, अलायंस बदलते हैं और कभी कभी सबसे इम्पोर्टेंट मौके वही बनते हैं जहाँ केओस लगता है। और इंडिया के लिए ये समिट वही मौका लेके आया जहां एब्सेंस ने हमें प्रेजेंस बनने का वहाँ पे मौका दिया। अगर आपको ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली अपडेट में। थैंक यू। जय हिंद।